Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I hope you will subscribe, like and share so that you can keep yourself updated regarding to the chemistry lecture. Today I am going to start lecture number 4 lipids. इससे पहले 3 लेक्चर्स में जो है कंप्लीट कर चुका हूँ रिगार्डिंग टू दी बायोकेमिस्ट्री। पहला लेक्चर जो था वो था कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लेक्चर जो था वो था अमाइनो एसिड्स और लास्ट लेक्चर जो मैंने कंप्लीट किया था, अपडेट किया था, दैट वाज प्रोटीन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिपिड्स टुडे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिपिड्स। नाउ लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर नेचुरल, हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स नेचुरल हैं, हेट्रोजीनियस हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब नेचुरल हैं ये बात तो क्लियर है, लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब यहाँ पर जो आप लेंगे उसका मतलब आप ये लेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आ जाते हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर क्लास इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लिपिड्स जो हैं कुछ ट्राई ईस्टर्स भी होते हैं, कुछ मोनो ईस्टर्स भी होते हैं, कुछ ईस्टर्स होते ही नहीं हैं। इस वजह से ये हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो भी लिपिड्स हैं दे आर ऑल सॉल्युबल इन द ब्लड्स रिएजेंट, यानी जितने भी लिपिड्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वो ब्लड्स रिएजेंट में सॉल्युबल हैं। ठीक, अब ये ब्लड्स रिएजेंट क्या है? ब्लड्स रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डाईइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। यानी अगर हम डाईइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को 2:1 में लें, मतलब डाईइथाइल ईथर जो अगर इसका हमने जितना भी वॉल्यूम लिया है और इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम इसका हाफ होना चाहिए क्योंकि हमने 2:1 कहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्लड्स रिएजेंट। और जो भी कंपाउंड इस रेशो ऑफ मिक्सचर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? लिपिड्स। तो आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि जनरली लिपिड्स आर फैट्स एंड फैट लाइक कंपाउंड्स। यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिपिड कंसीडर करेंगे वो या तो फैट्स होंगे, ठीक है, या तो फैट्स होंगे या फैट जैसी चीजें होंगी। ठीक, एंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी जितने भी लिपिड्स हैं उनमें ये 3 एलिमेंट्स तो कॉमन होंगे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो लिपिड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक, नाइट्रोजन और फास्फोरस दे मे बी प्रेजेंट इन सम लिपिड्स। एक बात हमने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में कंप्लीट की थी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाज गिविंग 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, जबकि यहाँ पर 1 ग्राम लिपिड अगर हमारे पास होगा, नाउ दिस विल गिव 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, यानी मोर देन अ डबल। यानी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में लिपिड जो है वो डबल से भी थोड़ा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब 1 ग्राम लिपिड अगर होगा तो हमें कितना एनर्जी मिलने वाली है? नाउ वी विल गेट अबाउट 9 कैलोरीज। एक स्टेप और आगे, now we are shifting to the types of lipids. There are 3 types of lipids: simple lipids, compound lipids and steroids. लिपिड्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं और यहां पर हम इन तीनों क्लासेस को 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे कि सिंपल लिपिड्स क्या हैं, कंपाउंड लिपिड्स क्या हैं और स्टीरॉइड्स क्या हैं। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं इनमें 2 चीजें आती हैं। हमने पॉइंट ए से, वैसे मैं यहाँ पर पॉइंट शुरू कर रहा हूँ फैट्स एंड ऑयल्स, लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंपल लिपिड्स जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं, या तो ये फैट्स और ऑयल्स होते हैं या तो फिर ये वैक्सेस होती हैं। तो सिंपल लिपिड बुनियादी तौर पे 2 टाइप के होंगे, या तो फैट्स एंड ऑयल्स या फिर ये क्या होंगे? वैक्सेस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फैट्स एंड ऑयल्स। चलो देखते हैं कि फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं ये क्या हैं, इनमें क्या फर्क है और इनकी डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट कि दे हैव एनिमल और प्लांट ओरिजिन, यानी जो फैट्स हैं या ऑयल्स हैं इनकी जो ओरिजिन है, इनके हासिल करने के जो जराए हैं, या तो वो एनिमल्स हैं या तो वो फिर वो प्लांट्स हैं। दे आर ट्राई ईस्टर्स, ये ट्राई ईस्टर्स हैं। अब ट्राई ईस्टर्स किसके हैं? दे आर द ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। मतलब एक तरफ ग्लाइसरोल होगा और दूसरी तरफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे। इन्हीं दोनों कंपाउंड की कॉम्बिनेशन
से जो कंपाउंड बनेगा, जो नई नई चीज हमारे सामने आएगी, ना दैट व्हाट वी आर कॉलिंग फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब फैट्स और ऑयल्स दोनों ट्राई एस्टर्स हैं, और ये ट्राई एस्टर्स हैं किसके? ग्लाइसरॉल के और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। क्योंकि लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स जो ग्लाइसरॉल के साथ कंबाइन होके लिपिड्स बनाते हैं, तो हमें यह देखना है कि ये जो ट्राई एस्टर्स जो होते हैं इनको और हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, जो ट्राई एस्टर्स होते हैं इनको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, या फिर हम इसको कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसराइड। अब ट्राई ग्लिसराइड्स क्या हैं, ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स क्या हैं, या फिर ये ट्राई एस्टर्स क्या हैं, इसको हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन याद रखें कि फैट्स एंड ऑयल्स दोनों, बोथ ऑफ देम आर सपोनिफिएबल। ये दोनों क्या होते हैं? सपोनिफिएबल होते हैं। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सपोनिफिएबल? मतलब फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं इन दोनों से हम सोप बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिससे साबुन बन सकता है, तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? सपोनिफिएबल। अब आते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये ट्राई एस्टर्स होते हैं जिनमें एक है ग्लाइसरॉल और दूसरी तरफ फैटी एसिड। याद रखो कि ग्लाइसरॉल जो है दिस इज अ प्रोपेन ट्रायोल। आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा ग्लाइसरॉल, समटाइम इट्स आल्सो कॉल्ड ग्लिसरीन। ठीक है, तो ये है प्रोपेन ट्रायोल। जबकि फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर लॉन्ग चेन, मतलब दे कंटेन मेनी कार्बन एटम्स इन द पर्टिकुलर चेन। ठीक है, दे आर लॉन्ग चेन, आइदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल तो प्रोपेन ट्रायोल हुआ, लेकिन ये जो फैटी एसिड्स हैं ये लॉन्ग चेन है, सेचुरेटेड होंगे या फिर अनसेचुरेटेड होंगे, और बाय नेचर दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब इनकी जो लॉन्ग चेन होती है कार्बन एटम्स की, इन लॉन्ग चेन के अंदर या तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे या तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये मोनो अनसेचुरेटेड भी होते हैं, और ये कभी कभार जो है वो पॉली अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं दे कंटेन्स 12 to 20 कार्बन एटम। तो ये बात तो तय हो गई कि ये लॉन्ग चेन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है। तो जनरली जो है इन फैटी एसिड में कार्बन की रेंज जो रहती है वो 12 से लेकर 20 तक रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल मैंने यहां पर शो किया है। आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 कार्बन इन द चेन। ठीक है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, नाउ यू नो दैट कि अगर चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और हर कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम इसका प्रॉपर आईयूपैक नेम दे सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। और 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल is commonly called glycerol and sometimes it is also called glycerin। जबकि फैटी एसिड जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। नाउ दिस इज COOH, जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और इसके साथ R रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस R की जो लेंथ है वो लॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि फैटी एसिड के लिए शर्त है कि दे मस्ट कंटेन्स अ लॉन्ग चेन। ठीक है, जिसमें हमने पहले कहा कि इसमें 12 से 20 कार्बन जो हैं इस रेंज में रहेंगे। ठीक, तो लेकिन ये जो कार्बन चेन होती है ये सेचुरेटेड भी हो सकती है, यानी सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर अनसेचुरेटेड भी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन। फैटी एसिड से रिलेटेड सबसे पहली पॉइंट तो ये बात क्लियर करें कि फैटी एसिड्स जो है ये नेचुरली अकरिंग है, और ये लॉन्ग चेन है। ये बात हम पहले कर चुके, या तो ये सेचुरेटेड होंगे या तो फिर अनसेचुरेटेड होंगे। नेचर तो उनकी कार्बोक्सिलिक एसिड है ही। तो फैटी एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लॉन्ग चेन है, या तो ये सैचुरेटेड होंगे या तो ये फिर अनसैचुरेटेड होंगे। ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स। अभी फैटी एसिड हमें मिलेंगे कैसे? जब हम फैट्स या ऑयल्स जो हैं इसकी हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जब फैट्स और ऑयल हाइड्रोलाइज होंगे, सिंप्लीफाई होंगे, ब्रेक होंगे, तो फिर ये क्या बनाएंगे? ये फैटी एसिड भी फैटी एसिड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन याद रखें कि फैटी एसिड जैसे मैंने पहले कहा कि दो टाइप के होते हैं, कुछ सेचुरेटेड और कुछ अनसेचुरेटेड। पर याद रखो कि जितने भी असेंशियल फैटी एसिड्स हैं जिसको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती,
वो सब के सब अनसेचुरेटेड है, यानी ऑल द एसेंशियल फैटी एसिड्स आर अनसेचुरेटेड। ठीक, अब एसेंशियल फैटी एसिड जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसको हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। इन फैटी एसिड का मेन फंक्शन क्या है? देखा कि एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रिवेंट द कोलेस्ट्रॉल टू डिपॉजिट इन द आर्टरीज एंड इन द वेन्स। यानी एसेंशियल फैटी एसिड का एक मेन फंक्शन तो ये है कि वो हमारी आर्टरीज में, हमारी वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को एक्सेस में डिपॉजिट होने से रोकते हैं। ठीक, दूसरा कि दे हेल्प इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसमें भी हेल्प करते हैं, एंड आल्सो इन द ब्लड क्लॉटिंग। और इनका एक और काम भी है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हमें हेल्प करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। नाउ कम टू द सम फैटी एसिड। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं फैटी एसिड्स की, जिसमें फैटी एसिड, उसका फार्मूला, उसकी नेचर, उसकी असेंशियल या फिर वो नॉन असेंशियल है, इस हिसाब से भी हम उसको देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, और जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं सारे आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है पामिटिक एसिड C15H31COOH। नाउ इट्स सैचुरेटेड, और मैंने आपको पहले कहा कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो असेंशियल नहीं होते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पामिटिक एसिड, ये क्या है? नॉन असेंशियल है। स्टेरिक एसिड जो है ये भी नॉन असेंशियल है। हालांकि ओलिक एसिड जो है ये अनसेचुरेटेड है, लेकिन ये भी नॉन असेंशियल है। लिनोलिक एसिड C17H31COOH, इट कंटेन्स 18 कार्बन इन टोटल, ये अनसेचुरेटेड है और ये असेंशियल है। इसके अलावा लिनोलेनिक एसिड C17H29COOH, ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी असेंशियल है। और आर्किडोनिक एसिड जो है ये C19H31COOH, ये अनसेचुरेटेड है और ये असेंशियल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल मैंने जो लिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं। इनमें से कुछ असेंशियल हैं और कुछ नॉन असेंशियल हैं, यानी जितने भी फैटी एसिड होंगे वो दो तरह के होंगे। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि वो सेचुरेटेड भी होंगे, अनसेचुरेटेड भी होंगे, लेकिन लेकिन ये असेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन असेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं फैट्स और ऑयल्स जो हैं, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। यानी फैट्स और ऑयल ये दोनों हैं तो सिंपल लिपिड, लेकिन इसके बावजूद भी फैट्स और ऑयल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं कि फैट्स और ऑयल्स के बीच का डिफरेंस क्या है। फैट्स क्या हैं? ट्राई एस्टर्स हैं। ठीक, ये ट्राई एस्टर्स किसके हैं? ग्लाइसरोल, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी फैट्स जो होते हैं ये ईस्टर्स तो हैं, लेकिन इसमें ग्लाइसरोल के साथ जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल कनेक्टेड होगा वो सैचुरेटेड होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल्स को देखें कि ये भी ट्राई ईस्टर्स हैं, इसमें भी ग्लाइसरोल है, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो फैटी एसिड के हैं, लेकिन फैटी एसिड की नेचर क्या होगी? अनसैचुरेटेड। तो ऑयल्स और जो फैट्स हैं इनमें बुनियादी फर्क यह है कि फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड इन द एंटायर चेन, जबकि ऑयल्स जो होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। और अनसैचुरेटेड मतलब उसकी जो कार्बन चेन होती है फैटी एसिड की, उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, एक होगा या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है वो ये कि फैट्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि ऑयल्स होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर जिसको हम 20 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि ऑयल्स जो होते हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं? लिक्विड। इन दोनों की डेफिनेशन में एक बात तो क्लियर है कि एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का होगा, जबकि 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर बताई गई है, ग्लाइसरोल विथ 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जो होते हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और फैटी एसिड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक, तो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ग्लाइसरोल और फैटी एसिड आपस में कंडेंस होते हैं और वो लिपिड बनाते हैं, मतलब या तो फैट्स बनाते हैं या तो फिर ऑयल्स बनाते हैं। तो ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, यानी केमिकल कंपोजिशन में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या इनकी प्रिपरेशन है ये कैसे होती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ लेट्स सी, आप देखें कि यहाँ पर एक
एक रिएक्शन बताया गया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट्स नॉट ए कॉम्प्लेक्स, पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बात समझ जाएंगे। आप देखेंगे here we have 1, 2 and 3 कार्बन इन द चेन। पहला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिया है, ये ग्लाइसरोल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ग्लाइसरोल इज अ प्रोपेन ट्रायोल, तो 3 कार्बन चेन में है और हर कार्बन के साथ आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन OH, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन OH। रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप? यस, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और एक मॉलिक्यूल जो लिया हमने किसका? ग्लाइसरोल का। तो ग्लाइसरोल और 3 मॉलिक्यूल जो फैटी एसिड के, ये आपस में होने जा रहे हैं कंडेंस, यानी OH एंड हाइड्रोजन, OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन, OH एंड हाइड्रोजन। ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन है, ये दोनों जो जो पोर्शन से आपस में कंबाइन होके क्या लिबरेट करने जाएंगे? वाटर। तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड? यस, 1, 2 और 3? यस, 3। नाउ व्हाई 3? बिकॉज ग्लाइसरोल जो है ये ट्रायोल है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, जबकि फैटी एसिड के हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन इस जो ग्लाइसरोल है इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी? वाटर। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है ये डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ। नाउ इससे ईस्टर बॉन्ड COON कार्बन, COON कार्बन, COON कार्बन। नाउ व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन? ईस्टर। तो बताओ कि कितने ईस्टर बॉन्ड बने? यस, कितने ईस्टर बॉन्ड बने? 3। इस वजह से हम ऑयल्स और फैट्स दोनों को क्या बोलते हैं? ये ट्राई ईस्टर्स हैं। क्या है ये? ट्राई ईस्टर्स हैं। याद रखो कि एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का जब 3 मॉलिक्यूल यानी फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा फैट का या फिर ऑयल का। अगर इसको मोल वाइज लेंगे तो 1 मोल ग्लाइसरोल प्लस 3 मोल्स ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ फैट्स और ऑयल। अब फैट होगा या ऑयल होगा, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फैटी एसिड, कि वो फैटी एसिड जो है वो सेचुरेटेड है या फिर वो फैटी एसिड क्या है? अनसेचुरेटेड है। पर कुछ चीजें मैं आपको एक और पॉइंट की तरफ लेकर जा रहा हूं कि इफ ऑल फैटी एसिड इन्वॉल्व्स आर सेम, यानी जितने भी फैटी एसिड के मॉलिक्यूल इस ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में जो जा रहे हैं, तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अगर सेम होंगे, तो फिर if all fatty acid molecules involved are same, then such glycerides are called simple glycerides। तो ऐसे ग्लिसराइड्स को हम क्या बोलेंगे? सिंपल ग्लिसराइड। लेकिन एक पॉइंट और भी है कि if all fatty acid involved are different, यानी अगर फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जो है अगर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर सच ग्लिसराइड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो फैट्स और ऑयल्स दोनों ट्राई ईस्टर्स हैं। इसमें फैटी एसिड के सभी मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो ऐसी सूरत में इन फैट्स और ऑयल्स को हम क्या बोलेंगे? ये सिंपल ग्लिसराइड्स हैं। अगर तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट हुए तो ऐसी सूरत में इनको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे। तो नाउ लेट्स सी, यहां पर 3 एग्जांपल लिए हैं, सिंपल ग्लिसराइड्स के भी और मिक्स्ड ग्लिसराइड्स के भी। जो पहला एग्जांपल है ना, दिस इज ट्राइपामिटिन। ट्राइपामिटिन में आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन ग्लाइसरोल के हैं, इसके साथ फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं जो इन्वॉल्व हैं, इस क्योंकि तीनों सेम हैं, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ईच कंटेंट्स यू कैन सी, इसमें टोटल कार्बन 16 है। अगर आप काउंट करें आराम से बैठ के देखें तो इट कंटेन 16 कार्बन एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 16 कार्बन। तो तीनों जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो सेम नंबर ऑफ कार्बन रखते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सिंपल ग्लिसराइड। जबकि बाकी जो दोनों एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं नीचे, ये दोनों एग्जांपल जो ये कौन से हैं? ये मिक्स्ड ग्लिसराइड्स के हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सेचुरेटेड है कोई अनसेचुरेटेड है, मतलब ग्लिसराइड्स जो फैटी एसिड इन्वॉल्व हैं इन ग्लिसराइड्स को बनाने में वो सेम नहीं है। इस वजह से ऐसे ग्लिसराइड्स को हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। ठीक है, एक स्टेप और आगे। नाउ फैट्स और ऑयल्स का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
जो आपको कतई तौर पे याद रखनी है, और यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करेंगी बाकी स्टूडेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नाउ लेट्स सी, सबसे पहले आते हैं, दो वर्ड हैं, एक है ड्राइंग आयल्स और दूसरे नॉन ड्राइंग आयल्स। अभी हमने सीखा कि फैट्स जो होते हैं वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब सेचुरेटेड फैटी एसिड्स रखते हैं। आयल्स जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं। तो ड्राइंग आयल्स किसको कहें, मतलब दोनों वर्ड में आयल्स की आ रही है, तो आयल्स का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो आयल्स विथ लार्ज नंबर ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जो ड्राइंग आयल्स होते हैं ये होते ग्लिसराइड्स हैं, होते अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ही हैं, लेकिन उसमें अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं उसका नंबर क्या हो, ज्यादा हो। मतलब जो भी ग्लिसराइड यानी जो भी आप आयल आपके सामने है, ठीक है, अगर उस आयल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी ग्लिसराइड्स हैं, अगर वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं तो समझ जाओ कि ऐसे आयल की जो नेचर होगी वो क्या होगी, वो ड्राइंग आयल होगी। याद रखें कि व्हेन द ड्राइंग आयल इज एक्सपोज्ड इन एयर, यानी ड्राइंग आयल को जब हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि डबल बॉन्ड विल ओपन अप, डबल बॉन्ड जो उनके जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में होते हैं वो टूट जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, एंड फॉर्मिंग पेरोक्साइड्स, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड्स। ये पेरोक्साइड्स जो होते हैं वो आगे जाके पॉलीमराइज हो जाते हैं। पेरोक्साइड जब पॉलीमराइज होते हैं तो उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, एक ड्राई, हार्ड और एक टफ फिल्म बन जाती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि ड्राइंग आयल जो होते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हैं तो वो एक ड्राई, हार्ड और टफ फिल्म बनाते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, देयर आफ्टर बीन फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड आगे जाके पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको शायद आप नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है, और वैसे आप पढ़ेंगे वार्निशेस, और वार्निशेस में हम यूज करते हैं क्या, ड्राइंग ऑयल्स, ठीक। दूसरा वर्ड हमने यहां पर लिया है नॉन ड्राइंग ऑयल्स, होते ये भी ऑयल्स हैं, लेकिन these are the oils with negligible amounts of glycerides of unsaturated fatty acid, यानी ऐसे ऑयल जिसमें जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इन्वॉल्व होते हैं ग्लिसराइड में, उसका रेशियो क्या हो, कम होते आयल हैं, लेकिन उन आयल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मतलब मिक्स्ड होते हैं, सेचुरेटेड भी होंगे, अनसेचुरेटेड भी होंगे, लेकिन इनके इस नॉन ड्राइंग आयल के केस में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाले ग्लाइसराइड का जो रेशियो है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक। एक और कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करना ना, दैट इज कॉल्ड रेंस्टिफिकेशन। रेंस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। लेट्स सी, लिखा कि when oils or fats are exposed in warm moist air, मतलब जब हम ऑयल्स को या फैट्स को जब हम एक्सपोज करते हैं किसमें, वार्म मॉइस्ट एयर में, दे गिव ऑफेंसिव ऑडर एंड बिकम ऑफ टेस्ट, मतलब एक अजीब सी, एक बुरी सी एक स्मेल आने लगती है इनमें, और इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, और ये सोर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक तो उनकी स्मेल अच्छी नहीं रहती, और दूसरा ये जो है बहुत ही ज्यादा एक बुरी टेस्ट में आते हैं। इसी फिनोमेना को, जिसमें हम किसी भी ऑयल और फैट को वार्म मॉइस्ट एयर में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखें, इस वजह से उसकी जो ऑर्डर है वो मतलब ऑफेंसिव हो जाए, वो मतलब स्मेल करने जैसी ना रहे, और दूसरा कि उसका टेस्ट खराब हो जाए, इस सारी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेंस्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रेंस्टिफिकेशन। अब ये रेंस्टिफिकेशन होती क्यों है, रेंस्टिफिकेशन इस वजह से होती है कि जब हम इन ऑयल्स और फैट्स को जब हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं, वार्म मॉइस्ट एयर में रखते हैं, तो क्या होता है कि इनकी जो ईस्टर लिंकेज जो होती है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। इनकी जो ईस्टर लिंकेज है वो क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है, मतलब ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि जब ईस्टर बॉन्ड ब्रेक होंगे थ्रू हाइड्रोलाइसिस तो फैटी एसिड फ्री हो जाएंगे, और अगर फैटी एसिड फ्री हो जाएंगे तो फिर आप जानते हैं कि जो ऑयल आप खा रहे होंगे कि वो कौन सा टेस्ट देगा, सोर, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, एवरीबॉडी नोज, ठीक है, एसिड की टेस्ट क्या होती है, सोर, इस वजह से उसकी आप टेस्ट हो जाती है। एन ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मिंग वोलेटाइल एल्डिहाइड, यानी एक तो ईस्टर लिंकेज जो होती है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, तो फिर फैटी एसिड फ्री हो जाते हैं जिस वजह से टेस्ट खराब होता है,
और दूसरा कि अनसेचुरेटेड यानी जो डबल बॉन्ड्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्डिहाइड्स में, जिनकी नेचर वॉलेटाइल है और इसी वॉलेटाइल नेचर की वजह से ये हमें क्या देते हैं, बैड ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप कि आप रेंस्टिफिकेशन को समझ गए होंगे। रेंस्टिफिकेशन में ऑयल्स और फैट्स को हम एक्सपोज करते हैं वार्म मॉइस्ट एयर में, जिस वजह से उनकी टेस्ट भी खराब हो जाती है और वो बुरी जो है वो स्मेल देते हैं। और रेंस्टिफिकेशन की जो रेंस्टिफिकेशन के दौरान क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनकी ईस्टर जो बॉन्ड है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, फैटी एसिड फ्री हो जाते हैं जिस वजह से सोर टेस्ट आती है। और जो फैटी एसिड में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड देते हैं क्या, अल्डिहाइड देते हैं बैड ऑर्डर। आपने अगर नहीं सुना तो यह बात सुन लें कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मच फेमस बाय देयर फॉर देयर बैड ऑर्डर। अल्डिहाइड्स हमेशा बैड ऑर्डर की वजह से मशहूर है। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू। अब एसिड वैल्यू को जरा देखें कि क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize free fatty acid in 1 gram of fat or oil। मतलब अगर हमारे पास फैट या ऑयल पड़ा है, उस फैट या ऑयल के अंदर आप जानते हैं कि फैट्स और ऑयल तो ग्लिसराइड्स होते हैं, ग्लिसराइड्स में क्या होता है कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में कंडेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फैटी एसिड अगर ऐसी फैट्स या ऑयल में अगर फ्री स्टेट में पड़े हैं तो वो फैटी एसिड न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। तो 1 ग्राम फैट या ऑयल, 1 ग्राम फैट या ऑयल जिसमें जितने ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स होंगे उतना वो ज्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट के साथ वो रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमने देखना ये होगा कि कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सकें उन फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को जो पर ग्राम्स ऑफ फैट्स और ऑयल्स के अंदर मौजूद है। यानी कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ज्यादा मिलीग्राम अगर कंज्यूम होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में, तो समझ जाओ कि उसके अंदर फ्री फैटी एसिड का रेशियो ज्यादा है। अगर मिलीग्राम जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो अमाउंट है अगर वो कम कंज्यूम होती है उन फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, तो समझ जाओ कि फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल का जो रेशियो है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, तो इसी तरह से फ्री फैटी एसिड को चेकअप किया जाता है बाय द एसिड वैल्यू। एक और पॉइंट, आयोडीन वैल्यू। Iodine value is the number of grams of iodine absorbed by 100 grams of oil। अब आप सब जानते हैं कि ऑयल्स जो होते हैं उनमें फैटी एसिड अनसेचुरेटेड होते हैं। अब अनसेचुरेटेड का मतलब है हैविंग डबल बॉन्ड। टू ऑब्जर्व, टू चेक कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मतलब कि अनसेचुरेशन कितनी है, कम है या ज्यादा है, इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि आयल्स के 100 ग्राम लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं आयोडीन के साथ कि देखते हैं कि आयोडीन के कितने ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ आयल में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि आयोडीन जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतना उसकी आयोडीन वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आयोडीन वैल्यू ज्यादा होगी मतलब अनसेचुरेशन ज्यादा होगी, मतलब डबल बॉन्ड में आयोडीन की एडिशन ज्यादा होगी। अगर डबल बॉन्ड कम है तो आयोडीन का अमाउंट जो कि कंज्यूम होगा वो भी कम होगा। तो आयोडीन वैल्यू से हम क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, रेशियो ऑफ अनसेचुरेशन, कि अनसेचुरेशन कितनी है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, एक स्टेप और आगे, सेपोनिफिकेशन वैल्यू। सेपोनिफिकेशन वैल्यू किसको कहते हैं, लिखा है नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। अब सेपोनिफिकेशन तो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, डोंट वरी, पर याद रखो कि जितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मे बी सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। थोड़ा बहुत मैं आपको यही बता देता हूं कि सेपोनिफिकेशन एक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। हाइड्रोलाइसिस होती है फैट्स की या फिर ऑयल्स की, लेकिन किस मीडियम में, यस किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होती है तो बेसिक मीडियम में बेस चाहिए, और बेस आप जानते हैं या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप इसके अलावा भी कोई बेस ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूजुअली या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक,
चलते हैं एक स्टेप और आगे। नाउ लेट्स सी क्या है। नाउ सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन का मतलब क्या है? सोप फॉर्मेशन। ओके, सेपोनिफिकेशन मतलब क्या है? सोप फॉर्मेशन। अब सेपोनिफिकेशन या फिर सोप फॉर्मेशन इज अ हाइड्रोलाइसिस। अभी हाइड्रोलाइसिस किसकी? फैट्स की या फिर ऑयल्स की, मतलब ईस्टर बॉन्ड टूटने जा रहा है। Now, hydrolysis of fats and oils with strong alkalis like sodium hydroxide or potassium hydroxide to form salt of fatty acid। क्योंकि बेसिक मीडियम में जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बेसिक मीडियम में हम जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो हमेशा साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम ऑयल्स या फैट्स जो हैं इनके हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेसिक मीडियम में, तो जो फैटी एसिड बनते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? साल्ट बना लेंगे। याद रखें कि सोप की जो टेक्निकल या केमिकल जो डेफिनेशन है वो है साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड व्हाट? सोप। तो हाइड्रोलाइसिस होने जा रही है फैट्स और ऑयल्स की विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज टू फॉर्म द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, एंड इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ग्लाइसरॉल। दिस होल फिनोमेना इज सिंपली कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइग्लिसराइड लिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ईस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड है, ये तीसरा ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है, और इसके साथ 3 मोल लिए गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, कास्टिक सोडा के। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो ईस्टर बॉन्ड का ये वाला ऑक्सीजन जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? बेस का लेगा, यस, बेस का लेगा सोडियम। ठीक है, सोडियम लेगा, तो आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के साथ क्या आया? सोडियम। ऐसे कितने मोल बने हैं? 3। ठीक है, लेकिन जो OH ग्रुप जो है वो जाएगा इस कार्बन के साथ। ये 3 कार्बन जो चेन में है इसके साथ अगर हर कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप गया तो बताओ कि क्या बनेगा? ग्लाइसरॉल। तो सेपोनिफिकेशन जब हम फैट्स और ऑयल्स की करते हैं तो हमेशा 1 मोल ग्लाइसरॉल का बनेगा और 3 मोल बनेंगे फैटी एसिड के, साल्ट के। और फैटी एसिड का जो साल्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोप। तो यहां पर जो कंपाउंड है वो है सोडियम पामेट, क्योंकि यहाँ पर जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व हैं ये पामेटिक एसिड के हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सोडियम पामेटेट, ठीक है, इज ए सोप एंड दिस इज द वे हाउ वी आर डिफाइनिंग द सेपोनिफिकेशन। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो हमने कहा था कि देयर आर मतलब 3 तरीके हैं लिपिड्स को क्लासिफाई करने के। सिंपल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या थे? कंपाउंड, और लास्ट में क्या था? स्टेरॉइड। अब सिंपल लिपिड्स में हमने सिर्फ और सिर्फ अभी कंप्लीट किया है किसको? फैट्स एंड ऑयल्स को। और अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं किसको? वैक्सेस को। याद रखो कि वैक्सेस भी सिंपल लिपिड्स हैं। वैक्सेस जो है ये भी क्या है? सिंपल लिपिड्स हैं। ठीक है, लेकिन वैक्सेस ट्राई ईस्टर्स नहीं है। वैक्सेस क्या है? मोनो ईस्टर्स हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ईस्टर बॉन्ड है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि इस वैक्स को बनाने में जो अल्कोहल इन्वॉल्व होगा वो मोनोहाइड्रोक्सी होगा, जबकि फैट्स और ऑयल जो थे वो ट्राइस्टर्स थे। तो ट्राइस्टर्स की वजह से एक ग्लाइसरॉल और 3 मॉलिक्यूल चाहिए थे किसके? फैटी एसिड के। तो वैक्सेस आर मोनोएस्टर, दे आर मोनोएस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो भी लॉन्ग चेन होंगे जिसमें कार्बन 16 या फिर ज्यादा हो सकते हैं। एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल, यानी इसमें अल्कोहल जो है वो शॉर्ट चेन नहीं होगा। अल्कोहल भी लॉन्ग चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्ग चेन है, दोनों लॉन्ग चेन है। ठीक है, इसमें भी कार्बन 16 या हायर होने चाहिए। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की कंडेंसेशन होने जा रही है, एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो मोनो ईस्टर जो होंगे जिसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और लॉन्ग चेन फैट जो है अल्कोहल, इसकी कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रक्चर बनेगी ना, व्हाट यू कॉल दिस वन? वैक्सेस। वैक्सेस के 2 टाइप हैं। एक होती है ट्रू वैक्सेस जो कि सिंपल लिपिड्स है, मतलब एक तरफ होगा मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और एक तरफ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे अल्कोहल का भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होगा, नो डाउट। लेकिन जो नॉन ट्रू वैक्सेस जो हैं, जो नॉन ट्रू वैक्सेस हैं जिसको हम मतलब नॉन ट्रू वैक्सेस कहते हैं, ये हैं तो ईस्टर, लेकिन ये ईस्टर्स या तो कोलेस्ट्रॉल के हैं
विटामिन डी के हैं या फिर विटामिन ए के हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और विटामिन ए के ये ईस्टर्स कैसे हैं, तो मैं कोई यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर तो नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप। विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। विटामिन ए इज केमिकली कॉल्ड रेटिनोल, ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जब फैटी एसिड कंबाइन होगा या कोई भी कार्बोक्सिल कंबाइन होगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे वैक्स, लेकिन ये वैक्स जो होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन ट्रू वैक्स। अब दो एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के मैंने लिए हैं, एक है बी वैक्स और दूसरी स्पर्मेटिक वैक्स। इनकी कंपोजिशन आप बुक से भी देख सकते हैं और कंपोजिशन आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं एक स्टेप और आगे। नाउ लेट्स सी। यस, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। दूसरा टाइप है लिपिड्स का। सिंपल लिपिड्स को हमने कंप्लीट किया, बात है कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड। अब याद रखें कि ये भी ईस्टर्स हैं, इसमें भी फैटी एसिड है, इसमें भी ग्लाइसरोल है, पर याद रखो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंपल लिपिड में पढ़ा था, फैट्स और ऑयल्स में हमने पढ़ा था कि एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे। लेकिन अगर हम 3 फैटी एसिड में से किसी भी एक फैटी एसिड को रिप्लेस करें किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से जो फैटी एसिड ना हो, तो फिर याद रखें कि ऐसे लिपिड को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक स्ट्रक्चर है, इसमें 1, 2 और 3 कार्बन है। ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, इसके साथ आप देख सकते हैं ईस्टर बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल ईस्टर बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है, दोनों फैटी एसिड हैं। लेकिन नीचे आप देखें तो ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, सिंपल लिपिड कहें या फिर कॉम्प्लेक्स? यस, यस यू आर राइट, कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिपिड या कॉन्जुगेटेड। मतलब अगर हम 3 फैटी एसिड में से किसी भी एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करें, सबको कर सकते हैं, कम से कम एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल को रिप्लेस करें किसी नॉन फैटी एसिड पोर्शन से या सब्सटेंस से, तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब ये जो नॉन फैटी एसिड जो पार्ट होता है वो कौन सा हो सकता है? इट में बी कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट है, यस, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन, अगर वो नॉन फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो इसमें इन्वॉल्व है अगर वो प्रोटीन है तो क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन। ये सब आपने पढ़े होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के अलावा दूसरे ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? अमाइन हो सकता है या अमाइन का डेरिवेटिव हो सकता है, फास्फोरिक एसिड रेसिड्यू हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है फास्फोलिपिड का लिया है और ये है लेसिथिन। व्हाट इज दैट? लेसिथिन, ठीक। ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेरॉइड्स। तीसरी और आखिरी जो जो क्लास है रिगार्डिंग टू द लिपिड्स वो है स्टेरॉइड्स। एक बात तो याद रखें कि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो नॉन सेपोनिफिएबल है। ये नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स इस वजह से हैं क्योंकि ईस्टर्स नहीं है। इससे पहले हमने सिंपल लिपिड को देखा, वो भी ईस्टर्स से। इसके बाद हमने कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को देखा, वो भी ईस्टर्स से। तो जो जहां कहीं भी ईस्टर होगा वो सेपोनिफिएबल होगा, और जहां कहीं भी बॉन्ड ईस्टर नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन सेपोनिफिएबल होगा। अब स्टेरॉइड जो होते हैं उसमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये C17 कार्बन रखता है, यानी कार्बन के 17 आइटम होते हैं जो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 17 की एक स्ट्रक्चर बनाई गई है, ठीक है, जिसमें 3 हेक्सागोनल रिंग्स हैं और एक पेंटागोनल है। और इसकी नंबरिंग भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 16, ठीक है, 13 14 15 16 17, 17 सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, नाउ दिस इज कॉल्ड स्टेरॉइड न्यूक्लियस। कोई भी कंपाउंड ये स्ट्रक्चर रखे या इसका डेरिवेटिव रखेगा, यानी जिसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस हो या उसका डेरिवेटिव हो, प्योरली ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, स्टेरॉइड्स कहेंगे। जो आपकी जो इसी स्ट्रक्चर के बराबर में जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये किसकी स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो मैं पहले ही कह रहा था
कि जो वैक्सेस होते हैं वो नॉन ट्रू वैक्सेस में कोलेस्ट्रॉल भी इन्वॉल्व होता है, वो भी ईस्टर बांड बना सकता है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने है ये है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट अब क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। पर याद रखें कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। दैट्स इट एंड अल्लाह हाफिज। यस, एक चीज रह गई है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड के दो चार एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज, ब्लड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और आगे एक पॉइंट ये भी नोट करने की है कि इट्स एक्सेस रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो एंड कॉज द हार्ट अटैक। यानी अगर इसकी एक्सेस हो जाए, ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में हो जाएगा तो ब्लड फ्लो जो होगा उसमें रुकावट आएगी और किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। कोलिक एसिड एक और स्टेरॉइड है। इट्स कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, ये कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है। इट्स सोडियम साल्ट इज फाउंड इन बाइल। ये सोडियम साल्ट जो है कोलिक एसिड का, ये बाइल में पाया जाता है। ठीक है, जो लिवर सीक्रेट करता है। एंड इट एक्ट्स एज एन एंजाइम, ये एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है टू सिंप्लीफाई द फैट। फैट की मेटाबॉलिज्म में कोलिक एसिड इन्वॉल्व है। एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है स्टेरॉइड का, नाउ दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक हार्मोन का रोल प्ले करता है एंड इट कंट्रोल द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो दैट्स इट एंड ओवर, थैंक यू।